आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, यानी कि पूरी ये यूनिट है ना, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। अगर ये क्वेश्चन आता है इसके प्रिंसिपल के बारे में तो क्या क्या चीजें आपको लिख करके आनी है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो ठीक है, तो पहले बेसिक प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है, देखो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उनमें क्या होता है, हमारे पास रेडिएशन होती है, वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसा आपने एनएमआर में पढ़ा है ना कि जो हमारी रेडिएशन है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, वैसे ही यहां पर भी होता है। यहां पर हमारे पास सैंपल होता है, उस सैंपल के साथ कोई भी रेडिएशन कौन सी होगी, यहां पर हमारी गामा रेडिएशन, वो गामा रेडिएशन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगी और हमें सिग्नल देगी। ये मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये गामा रेडिएशन आती कहां से है, ये आती है एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, यानी कि हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स होगा। वो रेडियो एक्टिव सोर्स कौन सा होगा, कोबाल्ट हो सकता है। देखो कोबाल्ट है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। तो यहां पर जब कोबाल्ट का, देखो रेडियो एक्टिव सोर्स जो होते हैं या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, वो काफी एक्साइटेड होते हैं, वो टूटने वाले होते हैं, यानी कि काफी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पर ये एक्साइटेड स्टेट में होता है इसका न्यूक्लियस, यानी कि कोबाल्ट का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और एनर्जी कितनी करेगा, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, अब ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है हमारी गामा रेडिएशन के अंदर, यानी कि इतनी एनर्जी की रेडिएशन हमारी गामा रेज होती हैं, गामा रेडिएशंस होती हैं। अब हमें पता चल गया सोर्स क्या है, सोर्स कहाँ कौन सा है, हमारा कोबाल्ट है। कोबाल्ट से हमारी जो रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, वो निकलने वाली है। अब सैंपल है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और सैंपल में हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर फेरस या फिर टिन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारी 70 से 80% जितनी भी डिस्कवरी हुई है मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो इन दो एलिमेंट्स पर ही हुई। यानी कि हमें केवल और केवल इन दो एलिमेंट्स के बारे में, जनरली हमारे पास ये दो एलिमेंट्स होते हैं, इनका कोई भी कंपाउंड होता है वो ही हमारा सैंपल होता है। जैसे मान लो हमारे पास सैंपल है, उसमें जैसे फेरस का कोई भी कंपाउंड मान लो, जैसे FeH2 का होल 6 और 2 पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मेटल से मतलब है। मेटल हमारी फेरस या फिर टिन, ज्यादातर केसेस में ये दो ही मेटल्स होंगी, क्योंकि ज्यादातर वर्क जो है इन दो मेटल्स पर ही हुआ है। तो ये दो मेटल्स होगी। अब ये दोनों मेटल्स जो हैं इनका न्यूक्लियस से हमें डील करनी है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसका, वो न्यूक्लियस इस रेडिएशन को 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो रेज है, यानी कि गामा रेज है, उसको ऑब्जर्व करेगा न्यूक्लियस, और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो हमें एक इंटेंस पीक देखने को मिलेगी, यानी कि सिग्नल देखने को मिलेगा। वही है हमारा मोसबियर स्पेक्ट्रा। तो सिंपल चीज ये है कि हमारा जो सोर्स है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे रेडिएशन निकल रही है। कौन सी निकल रही है, गामा रेडिएशन निकल रही है। अब उस गामा रेडिएशन को हमारे अंदर जो हमारा जो सैंपल है, वो सैंपल कौन सा होगा, फेरस या फिर टिन का कोई भी कंपाउंड होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसके अंदर फेरस और टिन प्रेजेंट होगी, और हमें केवल इन दो एलिमेंट्स पर ही काम करना है। इन दो एलिमेंट्स पर ही, इनसे ही हमें मतलब है, और सब कुछ भूल जाओ, केवल ये दो एलिमेंट्स है ना, इन पर ही हमें काम करना है। क्योंकि यार हमारी जो मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये इन दो एलिमेंट्स के बारे में ही बता पाती है, यानी कि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स की पूरी कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताती है कि ये कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर। तो जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट करेगा। उस एनर्जी को हमारे पास जो सैंपल है उसमें फेरस या फिर टिन का कोई भी कंपाउंड होगा। कंपाउंड से हमें कोई भी मतलब नहीं है, केवल हमें फेरस और टिन से मतलब है, यानी कि ये दो एलिमेंट है, इनसे मतलब है। जनरली आपको ये ही मिलेंगे। तो इन दो एलिमेंट से मतलब है, और इनके न्यूक्लियस से मतलब है, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वो इस रेडिएशन को, यानी कि गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। जैसे यहां पर हमारा सैंपल है, इसके अंदर फेरस का कोई भी कंपाउंड है, मतलब नहीं है हमें कौन सा कंपाउंड है, क्या है। जैसे फेरस है, जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में फेरस होता है, तो हमें केवल फेरस से मतलब है, हीमोग्लोबिन से मतलब नहीं है। फेरस होगा, अब फेरस के पास न्यूक्लियस है,
ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो हमारा जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर बता देगा कि हाँ, इसने इतनी एनर्जी को ऑब्जर्व किया है और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। और वो जो सिग्नल है ना, वही है हमारा मोसबियर स्पेक्ट्रा, और इसी को बोलते हैं मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, सबसे इजी यही है। NMR भी आपको हार्ड मिलेगी, ये सबसे इजी है क्योंकि यहां पर केवल 2 एलिमेंट्स के बारे में ही हमें पढ़ना होता है, फेरस और टिन। और इनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके सब कुछ पता चल जाएगा, आइसोमर शिफ्ट और क्या लिखना है, इजी से इजी लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल। क्या लिखना होगा आपको? इट इज ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्यों है? देखो यहां पर रेडिएशन है, रेडिएशन को हमारा सैंपल जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन को, ये जो सैंपल है ये गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और हमें एक सिग्नल देगा। सिग्नल क्या होगा? सिग्नल हमें बताएगा कि इस टाइम पर, इस फ्रीक्वेंसी पर या फिर इस एनर्जी लेवल पर इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, वो होता है सिग्नल। ठीक है, तो ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इन विच गामा रेज आर इंटरेक्ट विद सैंपल। इसमें क्या होता है? गामा रेडिएशन होती है, वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती है। एंड इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी 70 to 80% वर्क टेक प्लेस ओनली ऑन फेरस एंड टिन एटम। यानी कि जितनी ये जो मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इसमें 70 से 80% जितना भी वर्क हुआ है ये केवल 2 एलिमेंट्स पर हुआ है, फेरस और टिन। तो आपके जो एग्जाम है ना MSc फाइनल में, जो भी एग्जाम होंगे उनमें केवल इन 2 एलिमेंट्स के बारे में ही पूछेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है फेरस जो है, फेरस का कोई भी हमारे पास मौलिक कंपाउंड दे देगा, उसमें पूछ लेगा, 2 कंपाउंड दे देगा, पूछ लेगा किसमें आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। सारी चीजों को डिटेल से बात करेंगे। तो केवल और केवल इन 2 एलिमेंट्स के बारे में ही ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी बता पाती है, क्योंकि 70 से 80% डिस्कवरी मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल इन 2 एलिमेंट्स पर ही हुई है। ठीक है, और हमारे MSc फाइनल में ये केवल 2 एलिमेंट्स ही है। ठीक है, सो इन सैंपल जनरली फेरस और टिन कंपाउंड आर प्रेजेंट। यानी कि जो सैंपल होगा उसमें हमारे पास फेरस या फिर टिन का कोई भी कंपाउंड होगा। कंपाउंड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल फेरस और टिन से। यानी कि ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनसे ही मतलब है, या तो फेरस का कंपाउंड होगा या फिर टिन का कंपाउंड होगा, और हमें केवल इन 2 चीजों से ही मतलब है, फेरस या टिन से। इनका कोई भी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और निकालने के बाद हम आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू देखेंगे कि किसमें क्या आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर यहां से क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट पूछेगा कि मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल बताओ क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको लिख करके आनी है। ठीक है, अगली चीज are present and this radiation are interact with nucleus of ferrous and tin। यानी कि ये जो गामा रेडिएशन होगी ये फेरस और टिन का जो न्यूक्लियस है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, यानी कि ऑब्जर्व करेगी, और ऑब्जर्व करेगी तो लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में फेरस या फिर टिन का कोई भी न्यूक्लियस जो है वो चला जाएगा, और हमें एक पीक देखने को मिलेगी एंड गिव्स द स्पेक्ट्रा दैट इज नोन एज मोसबियर स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रा आएगा उसे हम मोसबियर स्पेक्ट्रा कहेंगे। ठीक है, इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी गामा रेज आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्स लाइक कोबाल्ट 57। ठीक है, यहां पर जो गामा रेडिएशंस होंगी वो एमिटेड बाय, यानी कि एमिट करेंगे, यानी कि कहां से मिलेंगे हमें? रेडियो एक्टिव सोर्स से, जैसे हमारा कोबाल्ट है। ठीक है, यहां पर कोबाल्ट हमारा क्या है? सोर्स है। सोर्स का काम करेगा, गामा रेडिएशन निकालेगा। ठीक है, और जो ये एनर्जी गैप होगा ना, ये एनर्जी गैप 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसीलिए यहां पर जो न्यूक्लियस है ये यहां पर आएगा तो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकालेगा। अब 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये सफिशिएंट होती है, इतनी एनर्जी सफिशिएंट होती है फेरस के न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाने में। ठीक है, अगली चीज विच इंटरेक्ट विद सैंपल, सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगा। कौन करेगा? फेरस जो कोबाल्ट जो रेडिएशन निकालेगा गामा रेडिएशन वो इंटरेक्ट करेगी सैंपल के साथ। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए एग्जांपल ऑफ फेरस न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन सैंपल। हम
कंसीडर करते हैं एक एग्जाम्पल, फेरस का कोई भी एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन मान लो, हीमोग्लोबिन में क्या है, फेरस है, सेंट्रल एटम फेरस है, ये फेरस है, तो ये क्या काम करेगा, ये सैंपल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि फेरस जो है ये तो सेंट्रल एटम है और हीमोग्लोबिन एक हो गई, हमारा सैंपल हो गया और रेडिएशन इस पर डालेंगे तो इस ये जो हीमोग्लोबिन है ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, इसमें जो फेरस है उसका न्यूक्लियस इंटरेक्ट करेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन से मतलब नहीं है हमें मतलब है फेरस से, यानी कि सेंट्रल एटम हमारा टिन या फिर फेरस होना चाहिए, उससे ही मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव सोर्स एमिटेड द गामा रेज ऑफ 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सबसे पहले क्या होगा, रेडियो एक्टिव सोर्स है ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट करेगा जो कि गामा रेडिएशन से बिलोंग करती है, ठीक है, विच इज सफिशिएंट फॉर द एक्साइटेशन ऑफ फेरस न्यूक्लियस। इतनी एनर्जी सफिशिएंट होती है, काफी होती है फेरस के न्यूक्लियस को एक्साइटेड करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए सफिशिएंट होती है। देन वी ऑब्जर्व ए इंटेंस पीक इन द स्पेक्ट्रा, तब हमें जो डिटेक्टर होता है ना, यहां पर जो डिटेक्टर होगा, ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर, ये डिटेक्टर बता देगा कि हाँ यार इसने ना 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऑब्जर्व कर लिया है, क्योंकि देखो यहां से हमारी जो रेडिएशन निकलती है ना सीधी जाती है सैंपल में, ये जो सैंपल है यहां से गामा रेडिएशन आती है, गामा रेडिएशन इसके अंदर इंटरेक्ट करती है। अगर मान लो गामा रेडिएशन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती है तब तो ठीक है, अगर नहीं इंटरेक्ट करती है तो सारी जो रेडिएशन है वो बाहर निकल जाती है और बाहर निकल करके डिटेक्टर के पास जाती है और डिटेक्टर बता देता है कि हमारे सैंपल ने कितनी एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। अगर ऑब्जर्व नहीं किया है तो सारी एनर्जी मिलेगी डिटेक्टर को और डिटेक्टर बता देगा कि इसने एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं किया है, और अगर ऑब्जर्व कर लेता है तो डिटेक्टर के पास एनर्जी जाएगी ही नहीं, तो डिटेक्टर बता देगा कि हाँ इस टाइम पर इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया है और एक इंटेंस पीक देखने को मिलती है, वो ये स्पेक्ट्रा, ठीक है। इस तरीके से स्पेक्ट्रा मिलता है, जैसे मान लो यहां पर इंटेंस पीक आती जा रही है, यानी कि रेडिएशन है यहां पर हमारी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो चलती जा रही है, ठीक है। एक ऐसा टाइम आता है कि हमारा जो डिटेक्टर है वो नहीं बताता है, वो ये कहता है कि हाँ यहाँ पर ना इसने एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, इतने टाइम पर, इतने सेकंड पर इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डायरेक्ट जीरो हो जाती है, यानी डिटेक्टर के पास एनर्जी नहीं जा पाती है, ये हमारा न्यूक्लियस है ये ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है 14.4, यानी कि 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है गामा रेडिएशन वो डायरेक्ट एमिट होती जा रही है, यानी कि रेडिएशन हमारे मैटर के पास जाती जा रही है। एक बार उसने ऑब्जर्व किया, यानी कि एक सेकंड, हमारे पास एक टाइम होता है जैसे कि 0.2 सेकंड पर इसने ऑब्जर्व किया तो हमारा डिटेक्टर बता देगा कि हाँ यार 0.2 सेकंड पर न्यूक्लियस ने ऑब्जर्व किया तो मेरे पास कुछ भी एनर्जी नहीं आई, तो मैंने जीरो एनर्जी कर दी और उसके बाद रेगुलर आ रही है, तो यहाँ पर ये जो पीक है ना ये बता देगी कि हाँ यार इस टाइम पर, इस फ्रीक्वेंसी पर इसने ऑब्जर्व किया है। इस तरीके से इसमें सिग्नल आते हैं, तो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसे ही आते हैं। जब हमारी रेडिएशन नहीं मिल पाती है डिटेक्टर को तो हमारा डिटेक्टर बता देगा कि इस फ्रीक्वेंसी पर मुझे रेडिएशन नहीं मिली, यानी कि जो सैंपल है उसने इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, इस फ्रीक्वेंसी पर इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। उस तरीके से सारे के सारे डिटेक्टर बिहेव करते हैं। हमारी जो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें सेम होता है। इसमें हम गामा रेडिएशन ले रहे हैं, गामा रेडिएशन रेडियोएक्टिव सोर्स से निकल रही है, गामा रेडिएशन हमारे सैंपल से इंटरेक्ट करेगी, सैंपल में हमारे पास फेरस या फिर टिन का कोई भी कंपाउंड होगा और कंपाउंड से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल फेरस और टिन से मतलब है, क्योंकि जितनी भी डिस्कवरी हुई है मोसबियर की वो केवल फेरस और टिन पर ही हुई है। ये दो एलिमेंट्स है इन पर ही हुई है और इनके न्यूक्लियस से हमें डील करनी है, क्योंकि न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करती है गामा रेडिएशन, जिससे जो न्यूक्लियस है फेरस या टिन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और हमें पीक देखने को मिलती है। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल। देखो आपको ना ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये डायग्राम सिंपल है यार, रेडिएशन, गामा रेडिएशन, रेडियोएक्टिव सोर्स है, ये गामा रेडिएशन निकालेगा, सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगा और हमारा जो रेडियोएक्टिव सोर्स है उसमें हम कोबाल्ट को लेंगे, इस तरीके से होगा। ये जब नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में गामा रेडिएशन निकालेगा, इतनी एनर्जी की निकालेगा, जो कि यहाँ पर जो ये गामा रेडिएशन निकल रही है ये फेरस के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जो कि सैंपल में प्रेजेंट होगा। ठीक है,
ये आपको डायग्राम बना करके आने हैं। इसके बाद क्या लिखना है, बट इन स्टार्टिंग डेज, देखो स्टार्टिंग डेज जब थे ना, जब मोसबियर को हम डिस्कवर करने के लग रहे थे, तब क्या हो रहा था, इन मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी डू नॉट गेट ए क्लियर स्पेक्ट्रा, तब हमें इतना अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं मिल पा रहा था, शार्प स्पेक्ट्रा, इंटेंस पीक नहीं मिल पा रही थी। वो क्यों नहीं मिल पा रही थी, उसके कुछ रीजंस हैं, वो देखते हैं। ड्यू टू रिकॉइल इफेक्ट। अब ये रिकॉइल इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, वो जो बंदूक जो चलती है ना, जब भी बंदूक को चलाते हैं तो वो पीछे की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है, यानी कि जब भी हम बंदूक चलाते हैं तो बुलेट निकलती है, और बुलेट के निकलते ही हमारी जो बंदूक है ये पीछे की तरफ आती है, इसी को बोलते हैं रिकॉइल इफेक्ट। तो यहां पर जब रेडियो एक्टिव सोर्स जो है हमारा, वो यहां पर हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, गामा रेडिएशन निकालेगा, और गामा रेडिएशन यानी कि बुलेट निकाल रहा है। यहां पर गामा रेडिएशन क्या है, बुलेट है। ये बुलेट है हमारी इस बंदूक से निकल रही है। अब बंदूक से निकलेगी तो ये जो बंदूक है ये पीछे की तरफ आएगी, यानी कि इसी को बोलते हैं रिकॉइल इफेक्ट। तो जब ये पीछे की तरफ आएगी तो यहां पर एनर्जी का लॉस भी होगा, क्योंकि यार उसे पीछे धकेलने के लिए कुछ एनर्जी लॉस तो होगा ही, क्योंकि यार जब बंदूक पीछे की तरफ आती है कुछ एनर्जी लॉस होता है, और वहां पर तो इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि बंदूक जो होती है वो बड़े लेवल पर होती है, लेकिन यहां पर हम एटम से डील कर रहे हैं, न्यूक्लियस से डील कर रहे हैं। यहां पर जो ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, बहुत कम एनर्जी होती है, बहुत कम। और इस बहुत कम एनर्जी में भी कुछ लॉस हो रहा है, किस वजह से, रिकॉइल इफेक्ट की वजह से। जो हमारा कोबाल्ट है ये पीछे की तरफ आएगा, अब पीछे की तरफ आएगा तो यहां पर एनर्जी का लॉस होगा, और 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो हमारे फेरस के न्यूक्लियस को नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होगा, देखो यहां पर जो एनर्जी गैप है ये कितना है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर इसको 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिल पा रहा है इस न्यूक्लियस को, जो कि ग्राउंड स्टेट में है, तो ये क्या काम करेगा, ये यहीं पर बैठा रहेगा और सारी एनर्जी को डिटेक्टर को दे देगा। डिटेक्टर बता देगा कि इसने अभी तक कोई भी पीक शो नहीं की है, क्योंकि हमारे फेरस के न्यूक्लियस को 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहां पर रिकॉइल इफेक्ट की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है। हमारा जो गामा रेडिएशन है जब वो एमिट हो रहा है तो ये पीछे की तरफ धकेल रहा है, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है, जिससे एनर्जी लॉस हो रहा है। इसलिए हमारे फेरस को एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिससे वो यहां पर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाता है। और क्वांटम में ना एक रूल है, यहां पर 10 का मतलब 10 ही होता है। यहां पर 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना इसका एनर्जी गैप, तो भाई साहब इसे 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। ये है क्वांटम का रूल, यही है सबसे बड़ा रूल जो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलता है। इसीलिए हमें सारी चीजें जो पीक्स होती हैं वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर देखने को मिलती है। तो जितना एनर्जी गैप होगा ये उतनी ही एनर्जी चाहिए इसको, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, इतनी एनर्जी चाहिए, तभी ये एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये सबसे बड़ा रूल है क्वांटम का। और ये जो क्वांटम है ना, ये जो रूल है ये ही अप्लाई करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। ये होता है इसमें। तो रिकॉइल इफेक्ट को आपने समझ लिया है कि क्या होता है, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस की वजह से हमें स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाएगा, क्लियर स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हमारा जो सैंपल है और हमारा जो सोर्स है इस पर हम लार्ज क्रिस्टल से, यानी कि इनको ना लार्ज सॉलिड क्रिस्टल से बाउंड कर देते हैं, इस पर लगा देते हैं, ताकि ये पीछे की तरफ ना जा पाए। अब पीछे की तरफ नहीं जाएगा तो रिकॉइल इफेक्ट भी कम होगा, जिससे क्या होगा, एनर्जी लॉस भी कम होगा। अब देखो इससे एनर्जी लॉस कम हो रहा है, देखो इसके कंपैरिजन में एनर्जी लॉस कम हो रहा है, तो ठीक है, थोड़ा क्लियर स्पेक्ट्रा आ जाता है। लेकिन यार जब हम लार्ज क्रिस्टल से लगाएंगे सोर्स के, देखो इनको हम लार्ज क्रिस्टल से, सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे बड़े बड़े, यानी कि जिसके पास मैसिव मास होगा, उनके साथ इनको बाउंड कर देंगे, बांध देंगे। जैसे मान लो पत्थर से बांध दिया, इसको मैंने एक पत्थर से बांध दिया, इसको भी एक बड़े सारे पत्थर से बांध दिया, तो रिकॉइल इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, मैं जानता हूं कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। अब वाइब्रेशंस होते हैं तो वहां पर जिनमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, सॉलिड है, इसको मैंने यहां पर बांध रखा है,
और उस सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशंस होंगे तो जो ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, यानी कि जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस, जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उस सॉलिड के अंदर, वो इस एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहां पर उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। फिर हमें इतना बेहतर, जितना स्पेक्ट्रा हमें चाहिए, जितनी क्लियरिटी हमें चाहिए उतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। पहली जो प्रॉब्लम थी हमारी, कौन सी, रिकॉइलिंग इफेक्ट, उसको तो हमने कम कर दिया। हमने यहाँ पर लार्ज क्रिस्टल्स लगा दिए, जिससे पहली जो प्रॉब्लम थी रिकॉइलिंग इफेक्ट वो तो कम हो गई। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कौन सी, कि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनमें तो भाई साहब वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशंस होते हैं तो वो वाइब्रेशंस इस एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी जो सैंपल है उसे 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिल पाएगी, जिससे फिर हमें इतना क्लियर स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो लार्ज क्रिस्टल्स जो बाउंड करेंगे, जो पत्थर हम इन पर बांधेंगे ना, उन पत्थरों को, लार्ज क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे, उनको लिक्विड नाइट्रोजन से ट्रीट कर देंगे, लिक्विड हीलियम से ट्रीट कर देंगे। देखो ये लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम जो होती है ना, इनका टेम्परेचर होता है -190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस। सोच के देखो यार, यानी कि बर्फ, अगर बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उससे 190 गुना ठंडी होती है हमारी लिक्विड नाइट्रोजन। अब उससे अगर ट्रीट करेंगे हमारे सॉलिड्स को, तो जो सॉलिड्स है ना उनका टेम्परेचर भी घटेगा, यानी कि उन पत्थरों को मैं डाल दूंगा हमारे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डालते ही उनका टेम्परेचर भी डाउन करेगा सॉलिड्स का, जिससे क्या होगा, जिससे उनके अंदर वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो भी डिक्रीज करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लो करते हैं ना, किसी भी चीज का, किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर लो करते हैं, तो उनके वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो भी घटेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटेगी। देखो किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, यानी कि किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। अगर हम उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं क्रिस्टल्स का, तो क्या होगा, उनमें वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे। अब वाइब्रेशन धीरे होंगे तो यहां पर एक और प्रॉब्लम थी ना वाइब्रेशंस की, वो भी सॉर्ट आउट हो गई, तो हमें थोड़ा और बेहतर क्लियर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। लेकिन जितनी ज्यादा क्लियरिटी चाहिए हमें उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि एक और इफेक्ट यहां पर काम करता है। एक और इफेक्ट की वजह से हमें बहुत अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाता है। ठीक ठाक स्पेक्ट्रा मिल जाता है, ये दो प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर दिया तो ठीक ठाक स्पेक्ट्रा मिल गया। लेकिन और बेहतर स्पेक्ट्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तो हम इनमूवेबल कर देते हैं, यानी कि यहां पर है तो यहीं पर रहेगा, लेकिन हमारा जो सोर्स है उसकी डिस्टेंस को हम घटाते बढ़ाते हैं। अब देखो यार, इसकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जब इस सैंपल की डिस्टेंस इस सोर्स से घटेगी तो यहां पर जो जितने भी फालतू के इफेक्ट जो लग रहे हैं ना वो नहीं लगेंगे। जहां जितना ज्यादा ये पास आएगा इस सैंपल के, उतनी ही ज्यादा हमें इंटेंस पीक देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लियर स्पेक्ट्रा मिलेगा यार। यहां पर जो सोर्स है, हमारा जो ये सोर्स है, इसकी और सैंपल की जैसे जैसे डिस्टेंस कम करेंगे उतना ही बेहतर हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम इस तरफ जाएंगे ना तो हमें स्पेक्ट्रा अच्छा दिखेगा, और अगर आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो देखो यहां पर हमारा जो इफेक्ट है, यहां पर यहां से यहां पर जाएगी तो फालतू के इफेक्ट्स बढ़ेंगे, यानी कि गामा रेडिएशन हमारे सैंपल को उतनी ज्यादा एनर्जी की नहीं मिल पाएगी, जैसे हमें स्पेक्ट्रा डिटेक्टर के पास स्पेक्ट्रा इतना क्लियर नहीं मिल पाएगा। तो दूसरी चीज जो डिस्टेंस है ना वो भी डिपेंड करती है, कुछ हद तक डिपेंड करती है। ये तीन जो फैक्टर है, पहला रिकॉइल इफेक्ट, दूसरा जो लार्ज क्रिस्टल्स में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो, तीसरा डिस्टेंस, ये तीन इफेक्ट हमारे काम करते हैं। तीन इफेक्ट्स की वजह से हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो क्लियर नहीं आ पाता है। अगर इन तीनों चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हमें बेहतर स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो यही चीजें इनमें लिखनी है। तो देखो, ड्यू टू रिकॉइल इफेक्ट की वजह से ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ गामा रे सोम, यानी कि एमिशन होगा ना, जिससे क्या होगा, रिकॉइल इफेक्ट लगेगा। सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि रिकॉइल इफेक्ट के सॉल्यूशन के लिए वी टाई द सैंपल एंड सोर्स बाय लार्ज क्रिस्टल्स, हम टाई करेंगे, बांध देंगे सैंपल और सोर्स को लार्ज क्रिस्टल्स के द्वारा। ड्यू टू दिस रिकॉइल इफेक्ट इज डिक्रीज, इससे क्या होगा, रिकॉइल इफेक्ट डिक्रीज करेगा, रिजल्टिंग इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रा, इससे हमारा जो क्वालिटी है स्पेक्ट्रा की, जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करेगी, ठीक ठाक स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। बट स्टिल वी कुड
नॉट गेट ए क्लियर स्पेक्ट्रा, लेकिन अब भी हमें क्लियर स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, बिकॉज वी नो दैट इन सॉलिड्स क्रिस्टल वाइब्रेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट ड्यू टू दिस एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। देखो हमेशा वाइब्रेशंस होते हैं जिससे एनर्जी लॉस होगा। अब इससे हमें क्लियर स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाएगा। अब इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे करेंगे? फॉर सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम वी ट्रीटेड द लार्ज क्रिस्टल्स बाय लिक्विड नाइट्रोजन। तो इससे क्या करेंगे, जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं उनको हम ट्रीट करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन से। अब लिक्विड नाइट्रोजन से ट्रीट करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, तो टेम्परेचर घटेगा तो हमारे जो वाइब्रेशन है वो भी घटेंगे और क्लियर स्पेक्ट्रा आएगा। Then we get a better and as decrease the temperature of large crystal, जैसे जैसे हमारा डिक्रीज करेगा टेम्परेचर ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स का जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, द फोनोनिक वाइब्रेशंस आल्सो डिक्रीज। जो फिनोनिक वाइब्रेशंस होंगे, जो लार्ज क्रिस्टल्स के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उन्हें फोनोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं, वो भी डिक्रीज करेंगे। रिजल्टिंग वी गेट ए बेटर स्पेक्ट्रा, हमें एक अच्छा स्पेक्ट्रा मिलेगा। बट फॉर क्लियर स्पेक्ट्रा वी नीड टू डिक्रीज द डिस्टेंस इन बिटवीन सैंपल एंड सोर्स। देखो अगर हमें क्लियर स्पेक्ट्रा चाहिए तो हमें इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट, रिकॉल इफेक्ट। सेकंड, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको घटाना पड़ेगा, जो लार्ज क्रिस्टल्स हमने जोड़े हैं ना उनके वाइब्रेशंस को घटाना पड़ेगा। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को भी हमें कम करना पड़ेगा जिससे हमें बेटर स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है, जो सोर्स और हमारे सैंपल की जो डिस्टेंस है उसे हमें कम करना पड़ेगा। So that's why in this spectroscopy the sample is immovable। देखो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल होता है ना, हमारा सैंपल, ये जो सैंपल है ये इनमूवेबल होता है, यानी कि ये स्टिल होता है, वहीं पर रहता है जहां पर इसे हम रखते हैं। लेकिन जो सोर्स होता है वो मूवेबल होता है, उसे हम मूव कर सकते हैं, उसे नजदीक भी ला सकते हैं, दूर भी ले जा सकते हैं सैंपल की तरफ। ठीक है, सोर्स इनमूवेबल एंड सोर्स इज मूवेबल। सोर्स जो होता है हमारा, ये सोर्स ये मूवेबल होता है। देन वी गेट फॉलोइंग टाइप ग्राफ विच इज ड्रॉ इन बिटवीन इंटेंसिटी एंड स्पीड। देखो इंटेंसिटी यानी कि जो हमारी रेडिएशन है वो कितनी मिल रही है, कितनी एनर्जी की मिल रही है, और स्पीड का मतलब हमारा जो सोर्स है वो हमारे सैंपल से कितनी दूर है, यानी कि नजदीक आ रहा है या फिर दूर जा रहा है। देखो यहां पर जो ये जो स्पीड है ये डिनोट कर रही है सोर्स को, सोर्स नजदीक आ रहा है या फिर दूर जा रहा है। और इंटेंसिटी किसको डिनोट कर रही है? इंटेंसिटी मतलब हमारी जो रेडिएशन है वो कितनी इंटेंसिटी की आ रही है। तो देखो यहां पर ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं, यानी कि गामा रेडिएशन मेरे सैंपल पर जा रही है। ठीक है, और डिस्टेंस देखो जैसे जैसे ये जा रही है वैसे वैसे मैं डिस्टेंस भी कम करता जा रहा हूं। अब एक हमारा डिटेक्टर बताता रहेगा, ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर बता रहा है कि हाँ इसने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए। अब माइनस से यानी कि मैं दूर था मेरा सोर्स, उसको मैं सैंपल के नजदीक लाता जा रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर लाते ही मुझे इंटेंस पीक देखने को मिलेगी सैंपल के पास, यानी कि मेरा सैंपल बता देगा कि हाँ यार इसने अब ऑब्जर्व कर लिया है, क्योंकि अब इस डिस्टेंस पर मेरे जो सैंपल है उस सैंपल में जो फेरस है उसको 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाती है और वो एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है इतनी डिस्टेंस पर। अब ज्यादा मुझे यहां पर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर करने से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है कि मेरा जो न्यूक्लियस है ये बाहर ही निकल जाएगा, नहीं यार, मुझे यहां से यहां पर भेजना है। अगर ये यहां से यहां पर जाता है तो मुझे पीक मिल जाएगी, और जिस डिस्टेंस पर जाता है वहीं पर पीक मिल जाएगी। तो जैसे ही यहां पर मेरा सोर्स है उसको जैसे ही मैं सैंपल की तरफ करता जाता हूं, यहां पर एक ऐसी पीक देखने को मिलती है, ये बताती है कि हाँ यार इस डिस्टेंस पर मेरा जो सोर्स है उससे 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो निकल रही है वो टोटली मेरे सैंपल तक पहुंच जा रही है, और सैंपल में जो फेरस है वो एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है। तो इससे ये होता है, ये स्पीड है यानी कि सोर्स की स्पीड है, वो कितने दूर जा रहा है और कितना नजदीक जा रहा है, और इंटेंसिटी है, और यहां पर हमें एक इंटेंस पीक देखने को मिलती है। ये हमें बताती है कि इस एनर्जी पर, इस डिस्टेंस पर हमारा जो सोर्स, हमारा जो सैंपल है इसने एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है।
ठीक है, तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आइसोमर शिफ्ट के बारे में, उसके बाद क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिखना सफिशिएंट है और ये काफी इजी लैंग्वेज है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।